हो सकता है। अच्छा, आप में से कितने लोग ओनली हिंदी मीडियम वाले हो? सारे हिंदी वाले ही थे? ओहो, इंग्लिश अकेले हो आज? उल्टा ही हो गया है ना। एक्चुअली आज मैंने बोला था ओनली इंग्लिश लगाने, वो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई बात नहीं। देखो, समझ में आना अच्छी बात है, वो तो मैंने पहले ही बोला कि अ, अगर इंग्लिश मीडियम है इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी अनटचेबल है, बल्कि सीखने को ही मिलता है ना। एंड अदर एग्जाम्स हैं जैसे आपके अदर स्टेट सर्विसेज भी हैं, वहाँ पर भी हेल्प करेगा, यूपी वगैरह में वो तो करेगा। बट फिर भी क्या है ना कि आई सी दैट स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्टी इन हिंदी आरसी, होती है दिक्कत, तो अगर उसी का प्रॉपर बनाएंगे तो और हेल्प करेगा। ठीक है, तो ठीक है, आज भर के लिए अभी जो कराएंगे कर लो, ठीक है। अगेन जैसे मैंने बोला था, वो ओनली हिंदी वाली जो आरसी है, ठीक है, उसकी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक क्लास रखेंगे, ओनली हिंदी वाली, ठीक है। तो उसमें सिर्फ हिंदी वाले मतलब शीट भी हिंदी की ही देंगे, ठीक है ना। तो आज तो इंग्लिश क्या इस पे कराएंगे, तो जो समझाऊंगा वो तो समझ में आ ही जाएगा, बाकी क्वेश्चंस बनाना, ठीक है ना। चलो फाइन। अब ये बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट क्लास है, ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ जो बाकी लोगों, स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर द वे आई टोल्ड यू, पढ़ना शुरू किया उससे, उस तरीके से? कितना, 2-3 दिन तो पढ़ा अभी तक? कुछ फायदा लग रहा है थोड़ा भी? एनी बेनिफिट सो फार? नहीं, स्टार्ट नहीं किया अभी? अभी नहीं किया है, करो, अब टाइम ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी रास्ते पे आएंगे, क्योंकि क्यों, इन सब चीज़ों को ना आदत में लाना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है ना। बाकी लोगों ने स्टार्ट किया, स्टार्टेड द सेम मैनर आई टोल्ड यू, इज इट गिविंग एनी बेनिफिट? हो रहा है ना, ठीक है, तो वो ज़रूर करना है, वो कंटिन्यू रखना है उसको, ठीक है ना। कम से कम 21 डेज बिल्कुल एक एडिटोरियल को आपको कंटिन्यू करना है। और एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये मत सोचना है कि चलो भाई ठीक है सीसेट का ही हम लोग कर रहे हैं तो वही, अगर आपने कुछ किया है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक एडिटोरियल, इफ यू हैव डन इट द वे आई हैव टोल्ड यू, आपने उसका थीम वगैरह लिखा है, एंड इफ यू वांट मी टू चेक इट, आप क्लास में ला सकते हो, ठीक है ना। क्लास के बाद देख लूंगा आपने सही किया गलत किया, क्या किया है ना, तो दिखा देना क्लास के बाद, ठीक है। चलो फाइन, ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास जैसे हम लोग दिख रहे थे, एंड एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास कि फर्स्ट 3-4 क्लासेस विल बी ऑन बेसिक्स, है ना, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हम लोग क्वेश्चंस पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, बना रहे हैं बट उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी रीडिंग पे ध्यान है, राइट। सो लास्ट क्लास एज वी डिस्कस्ड, आई टोल्ड यू टू रीड एनी पैराग्राफ कीपिंग इन माइंड द कीवर्ड्स एंड लिंकिंग वर्ड्स, है ना। यही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप कीवर्ड को एनसर्किल किया करो, लिंकिंग वर्ड को लाइन करो, एक पिक्चर बनता है, डेफिनेटली बनता है, ठीक है। एंड वी हैव टू वर्क ऑन दैट, राइट। देखो, एक पैसेज का एक्चुअली क्या होता है, व्हेन यू राइट एन एसे ऑल्सो, ठीक है ना, पैसेज के आपके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। अ पैसेज इज बिल्ड ऑन 3 थिंग्स एक्चुअली। सबसे पहले होता है पैसेज का वाई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन होता है हाउ, सॉरी, एंड देन इट इज व्हाट। 3 थिंग्स आर देयर इन द पैसेज, है ना। अब जैसे आई टोल्ड यू, रीड एनीथिंग एज इट इज न्यू फॉर यू, आपके लिए नया है बिल्कुल, आप एक बच्चे की तरह उस चीज को पढ़ रहे हो, पहले कभी नहीं पढ़ा है, नेवर रेड इट बिफोर, ऐसे पढ़ा करो चीजों को। तभी क्या होता है, इंसान क्या होता है, ही इज वेरी क्यूरियस, वेरी इंक्विजिटिव अबाउट दिस, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस पैसेज, होने क्या वाला है, क्या नया मिलने वाला है ना। तो एक्चुअली आप क्या ढूंढ रहे होते हो, वाई, यानी इफ यू अंडरस्टैंड द वाई ऑफ द पैसेज, इट गिव्स यू द पर्पस ऑफ द पैसेज। लिखने का पर्पस क्या है उसका, आखिर कुछ तो मोटिव होगा ना ऑथर का, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, राइट, नॉर्मली व्हाई डू दे आस्क टू रीड न्यूज़पेपर्स, व्हाई दे से रीडिंग न्यूज़पेपर्स इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एग्जाम्स, व्हाई डू दे से सो? न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं क्या? नहीं, बट स्टिल दे से कि भाई इट इज इंडिस्पेंसिबल, ठीक है। हेलो किरण, इज इट अबाउट नाउ? अभी तो कुछ स्टार्ट किया नहीं है। डोंट वरी, इफ यू आर हिंदी मीडियम वी आर गोइंग फॉर दैट इन अ डे और 2, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीक में जो रखेंगे वो प्रॉपर हिंदी होगी, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि मेंस में जो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं कहीं ना कहीं लिंकेज है उससे, ठीक है। तो एक्चुअली है क्या, आप जो भी करंट अफेयर्स में जा रहा है, राइट, वो है क्या, राइट। हमें मतलब क्या है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपसे एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछते हैं, ठीक है, कि
व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कीन्स, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो, राइट, बल्कि वो इकोनॉमी का एप्लीकेशन पूछते हैं। अगर आप पॉलिटी भी देखोगे या इंटरनेशनल रिलेशंस देखोगे, सारी चीजों का एप्लीकेशन पूछते हैं, और वो सारी चीजें इजीली अवेलेबल होती हैं हमारे न्यूज़पेपर्स में, है ना। कोई भी चीजें जो एक्चुअली वो मेन क्या है ना, आपका ध्यान किस पे होना चाहिए व्हेन यू प्रिपेयर इश्यूज, मुद्दे, राइट, व्हाट आर द इश्यूज दैट आर गोइंग ऑन इन द सोसाइटी एट प्रेजेंट, ठीक है। अब जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, सुना है, एआई के संदर्भ में बोल रहा हूं, टॉकिंग पर्सपेक्टिव टू एआई, राइट। सो देयर इज सो मच टॉक अबाउट दैट चैट जीपीटी, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन सर्टेनली, बिकॉज इट विल इंपैक्ट आवर सोसाइटी ऑन एज अ लार्ज, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले आप वाई के लिए हमेशा पढ़ा करो, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, लीव इट, वाई के लिए पढ़ा करो उसको, ठीक है। देन क्या है, वाई आपको कैसे मिलेगा, वाई अगर आप समझ गए तो दिस इज एक्चुअली व्हाट द जिस्ट ऑफ द पैसेजेस और द टाइटल ऑफ द पैसेजेस जो भी है, राइट। उसके बाद आपका हाउ आता है, हाउ क्या होता है, ठीक है। वाई आप कैसे समझ पाओगे, इसका लिंकेज है आपका कीवर्ड से, है ना। एंड हाउ क्या होता है, हाउ क्या देता है आपको, स्ट्रक्चर। जैसे आपने कुछ लिखा है तो उसका एक तरीका होना चाहिए ना प्रेजेंटेशन का, यू विल कम आउट विद एन इंट्रोडक्शन, देन यू विल कम आउट विद अ बॉडी एंड देन अ कंक्लूजन, ठीक है ना। किसी भी चीज पे लिख रहे हो तो एक तरीका होना चाहिए उसका लिखने का, यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स एंड ऑल। तो हाउ जो है आपको स्ट्रक्चर देता है, आपको ज्यादा चीजों पे दिमाग नहीं लगाना है, व्हाई, हाउ, व्हाट। व्हाट क्या है यहाँ पे, जो लास्ट क्लास मैंने बताया था वो क्या है, फैक्ट्स, ठीक है। इस पे मैंने आपको बोला था दिस शुड बी लीस्ट कंसंट्रेटेड ऑन, इस पे सबसे कम ध्यान देना है, क्यों, ये ऑटोमेटिकली इस पे ध्यान चला जाता है, राइट। और इसको निकालना बहुत ईजी होता है, इट्स वेरी इजी टू गेट इट, राइट, बिकॉज फैक्ट्स क्या है ना, दे इजीली अट्रैक्ट अस, राइट। कहीं भी कुछ भी फैक्ट दिया और उसको अगर आपने नहीं भी पढ़ा उस समय पे, तो बाद में भी इट इज इजी टू फाइंड द फैक्ट, बट इट इज नॉट इजी टू फाइंड द पर्पस इफ यू मिस इट वंस। एक बार अगर आपने मिस कर दिया तो पर्पस को दोबारा निकालना इट्स नॉट दैट इजी, राइट। और एक और चीज क्या होता है कि अगर आप छोटा सा भी आर्टिकल देखोगे ना, जस्ट फाइंड आउट दिस थिंग्स, अगर आपने एक बार पढ़ा तो एक आपको उसका एक पर्टिकुलर जिस्ट मिलेगा, दूसरी बार पढ़ते हो दूसरा जिस्ट मिल जाता है, होता है ना ऐसा, तीसरी बार पढ़ते हैं तीसरा जिस्ट मिलने लग जाता है, राइट। एंड इफ यू बिकम एन एबल रीडर, जितनी बार पढ़ोगे वही एक जिस्ट मिलेगा, एक वही पर्टिकुलर चीज मिलेगी, राइट। बट जब तक आप बहुत अच्छा पढ़ना नहीं शुरू कर पाते, तब तक आप देखोगे आप जितनी बार पढ़ोगे ना आपका कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है, राइट। वही हम लोगों को स्टॉप करना है, वी हैव टू स्टॉप दैट, राइट। तो हमेशा ध्यान किस पे देना है, वाई पे, हाउ पे ज्यादा ध्यान देना है, व्हाट पे थोड़ा कम ध्यान देना है, ये हम लोगों ने देखा था, राइट। देन अगेन आई टोल्ड यू, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं जो पैसेजेस में देते हैं, जब वो पूछते हैं थीम। अगर आप देखोगे जो 28-32 क्वेश्चंस जो आते हैं आरसी के, अराउंड 60-65% क्वेश्चंस आर एक्चुअली बेस्ड ऑन थीम। कभी पूछ देंगे व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, है ना, व्हाट कुड बी द सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज दैट द ऑथर वांट्स टू गिव, मुख्य संदेश क्या देना चाहता है ना, इसका लेखक के मुख्य बिंदु क्या हैं, इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता था, व्हाट कुड बी द करेक्ट टाइटल, सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। ये सारे क्वेश्चन आपके थीम बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो थीम बेस्ड क्वेश्चंस को करने का तरीका भी है बहुत इजीली, ज्यादातर इसमें लोग फंसते हैं, राइट। एंड स्पेशली यूपीएससी, व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, जो 4 ऑप्शन देती है, 2 या 3 ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, जिसको एलिमिनेट करना भी उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। सो वी विल सी ऑल दोस थिंग्स, क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं। बट अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, ये टू रीड द आर्टिकल्स, कीप काम फॉर हाफ अ मिनट, एंड देन क्या करना है, उसका थीम लिखना है। थीम लिखना है कितना, यू हैव टू राइट इट इन मैक्सिमम 1 लाइन, उससे ज्यादा में नहीं लिखना, राइट। उससे क्या होगा ना कि धीरे धीरे डेली जब आप प्रैक्टिस करोगे ना एक न्यूज़पेपर एडिटोरियल का, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो आता चला जाता है, तो इट्स बिकम्स ईजी फॉर यू, ठीक है। तो वो चीज करना है। और अनदर चीज, अब आते हैं हम लोग इस पे कि अगर थीम में कहीं फंसते हैं, वी विल डिस्कस दिस इवन आफ्टर 1 or 2 क्लासेस। तो थीम में सपोज इफ वी गेट स्टक, इफ आर नॉट एबल टू सेलेक्ट बिटवीन और एलिमिनेट बिटवीन 1 or 2 ऑप्शंस, तो वहां पे क्या है जो हमारी मदद करने आ सकता है, टोन ऑफ द ऑथर, राइट। ऑथर के बोलने का तरीका, राइट। तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है, टोन होता क्या है, राइट, स्टाइल होता क्या है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट बिकम्स इजी फॉर यू। तो थोड़ा सा आज उसको देखते हैं, व्हाट इज स्टाइल, व्हाट इज टोन, ये होते क्या है, ठीक है। सो वी हैव समथिंग नोन एज स्टाइल व्हेन इट कम्स टू पैसेजेस, वी हैव समथिंग नोन एज टोन।
राइट दो चीजें होती हैं जब एक पैसेज कोई ऑथर लिखता है, तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, स्टाइल एंड टोन। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल इज द वे द ऑथर राइट्स समथिंग, राइट, वे द ऑथर राइट्स समथिंग, जिस तरीके से वो कुछ लिखता है, राइट, लिखने का जो तरीका है, दैट इज व्हाट इज नोन एज स्टाइल, राइट। एंड व्हाट इज टोन? टोन क्या होता है? जिस तरीके से वो बोलना चाहता है, जिस तरीके से हमें वो मैसेज देना चाहता है, राइट। समझ में आ रही बात? लिखना बोलना दोनों दो चीजें हैं, लिखना और मैसेज देना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि टोन इज समथिंग हाउ वी टेक इट, हाउ द ऑथर इज रिटन। मतलब स्टाइल तो वही है जैसे वो लिखता है, बट टोन क्या है? या तो वो तरीका जिस तरीके से ऑथर हमें कुछ बताता है, द वे द ऑथर टेल्स अस समथिंग, और द वे वी गेट इट, राइट, फाइन। सो द ऑथर टेल्स अस समथिंग और द वे वी गेट इट, जिस तरीके से हम उस चीज को लेते हैं, राइट, दैट इज व्हाट इज नोन एज टोन। देयर आर सर्टेन स्टाइल्स, देयर आर सर्टेन टोन्स, दे मे बी ओवरलैपिंग ऑल्सो। कई ऐसे स्टाइल्स और टोन्स हैं जो मिलते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं, फिर समझेंगे हम लोग अलग अलग स्टाइल्स क्या क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, वी हैव नरेटिव स्टाइल, इस तरह से बहुत सारे स्टाइल्स हैं, सिर्फ यही नहीं है, राइट। देयर आर सो मेनी अदर स्टाइल्स ऑल्सो। डिस्क्रिप्टिव यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग वर्णनात्मक, है ना, नैरेटिव, डिडक्टिव, डायलॉग, एनालिटिकल, ये सारे हमारे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग है, ठीक है। उसी तरह से हमारे बहुत सारे टोन हैं, टोन भी डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। इन दोनों में हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, इसको कहीं भी आपको भूल भी गए तो भी चलेगा, लेकिन समझ जाओ। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टोन। ये मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं स्टाइल और टोन, बट दिमाग में टोन जरूर रखना है, ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है। तो बहुत सारे टोन है हमारे, ठीक है, जिस तरह से स्टाइल्स हैं उस तरह से डिस्क्रिप्टिव है, नैरेटिव है, इंफॉर्मेटिव, सजेस्टिव, बहुत सारा है, ऑथोरिटेटिव, officious. Then we have tones like analytical, critical, satirical, contemplative, बहुत सारे टोन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे टोन्स हैं इस तरह से। तो आपको समझना है कि भाई इसका रोल क्या है, राइट। इसका रोल क्या होता है? जब आप क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं वहां पे बहुत हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। पहले समझते ही है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो स्टाइल है लिखने का, ठीक है ना, मान लो सपोज दैट आई एम द ऑथर, ठीक है, एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस क्लासरूम, ठीक, और मैंने इस क्लासरूम के बारे में लिखा, राइट। मैंने लिखा आई कैन से दिस क्लासरूम इज क्वाइट गुड क्लासरूम, आई सी देयर आर so many tube lights in this classroom, and I can see there are 2 ACs. There are some students sitting in this classroom, and there are some chairs are also vacant. ठीक है, एक ये तरीका है बोलने का, ठीक है। क्या तरीका है ये? डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है ना, मैं सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूं। लिखने का स्टाइल मेरा क्या था? डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है ना। अगर सपोज इसी क्लासरूम के बारे में मुझे बताना है, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस क्लासरूम, एंड मैंने क्या किया? मैंने इनको यूज किया और इनको यूज किया, जो भी इनका नाम होगा, राइट, ये इनको बता रहे हैं। आई कैन सी देयर आर 10 चेयर्स इन दिस क्लासरूम, आई कैन सी देयर आर 2 ACs, तब ये बोलते हैं या आई कैन ऑल्सो सी दैट देयर इज अ व्हाइट बोर्ड इन द क्लासरूम एंड देयर आर ऑल्सो सम चेयर्स एंड स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। तो ये दोनों अब बात कर रहे हैं, राइट। तो क्या स्टाइल हो गया? डायलॉग। नैरेटिव में खुद होगा ऑथर वहां पे, डायलॉग स्टाइल ऑफ राइटिंग। जनरली जो नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं ना, इस स्टाइल में लिखते हैं, तो डायलॉग स्टाइल ऑफ राइटिंग हो गया। यहां मैंने क्या किया? इन दोनों के डायलॉग को यूज करके इसके बारे में कुछ बोला, राइट। तो हमारा स्टाइल क्या था इस वाले में? डायलॉग स्टाइल। एंड व्हाट वाज द टोन? आपको क्या मिला? मैंने तो यूज किया इन दोनों को इस पैसेज के बारे में बताने के लिए। आपको क्या मिला? इंफॉर्मेशन। आपको मिला इंफॉर्मेशन इस क्लासरूम के बारे में। हाँ भाई, यहां पर 10 चेयर हैं, 20 ट्यूबलाइट हैं, व्हाट एवर इट इज, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या हो गया? स्टाइल क्या था? डायलॉग।
और टोन क्या हो गया यहां पे, इंफॉर्मेटिव। समझ रहे हो ना, तो हमें इस टोन को समझना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट अस अगेन राइट समथिंग अबाउट दिस क्लासरूम। अगेन आई एम द ऑथर एंड आई एम यूजिंग दिस टू पर्सन्स, इन दोनों को यूज किया मैंने, राइट। अब ये इनसे बोल रहा है, आई कैन सी दिस क्लासरूम, I can see this classroom and I can see there are some chairs in this classroom. I can see some students are sitting in this classroom. ये बोलता है, yeah, I can also see, but I can see the facilities there are not adequate. The students are not very happy. The faces of the students are not very happy. They are quite they seem to be sad, right? अब बताओ स्टाइल क्या लिखने का? स्टाइल स्टिल डायलॉग है, स्टाइल अभी भी डायलॉग वाला ही है क्योंकि दो लोगों के डायलॉग को यूज किया, लेकिन टोन क्या है, क्रिटिकल है या इंफॉर्मेटिव है? अब ध्यान से देखो, राइट। इंफॉर्मेटिव यहां भी हो सकता था, राइट, अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन होता। इंफॉर्मेशन भी है, बट इंफॉर्मेशन को यूज करके इवेंचुअली फाइनली व्हाट द ऑथर इज डूइंग इज क्रिटिसाइजिंग द फैसिलिटीज, एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग द फैसिलिटीज। इंफॉर्मेशन तो दिया है बट क्रिटिसाइज कर रहा है यहां पे। समझ में आ रही बात ना? सो द टोन हियर इज क्रिटिकल। समझ में आ रही बात? तो आप राइटिंग स्टाइल पे उतना ध्यान नहीं दें, ठीक है, बिकॉज इट दस आई वांटेड टू शो यू द डिफरेंस, इसलिए मैंने बताया कि दोनों में होता क्या है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन टोन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। टोन क्यों जानना इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ऑथर ने सपोज मैं कुछ फिर एग्जाम्पल कुछ आई विल कम आउट विद सम लाइंस, ठीक है, आप सुनना और मैं कुछ पूछूंगा तो बताना, ठीक है, राइट। चलो 3-4 लाइंस कुछ बात करते हैं, ठीक है। ISRO, if it wants to become a premier organization, which already it is, but even more premier as of NASA, it will have to work harder. It will have to attract more and more talents. ISRO, in order to attract more talents, will have to diversify the workforce. To diversify the workforce, it needs students from different arenas or different fields. Not only science background or not only technical backgrounds students are required, but also the students from different backgrounds, even from history, can be of quite useful even for organizations like ISRO. ठीक है, अब आप मुझे बताना, ठीक है, what does the author want to say from the following passage? इस पैसेज से ऑथर क्या बोलना चाहता है, ठीक है। ISRO should come out with manpower which has diverse skills. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes? अच्छा, नेक्स्ट बताना। ISRO can come out with the manpower which has diverse skills. ये भी सही है? यस? नहीं, यही तो मुझे डिफरेंस बताना था, ठीक है। ध्यान से सुनो, वहां पे हमारे पैसेज में क्या वर्ड्स यूज किए थे? नीड्स टू, है ना। इफ इट वांट्स टू, इट नीड्स टू। तो नीड्स टू का क्या मतलब है? ऑथर क्या कर रहा है? सजेस्ट। टोन कैसा है? सजेस्टिव। जो ऑप्शन आपको मिला उसका पहला का टोन कैसा था? सजेस्टिव। टोन मैच किया तो उस ऑप्शन पे जाना। दूसरे वाले में क्या है? ISRO कैन, कर सकता है, इट्स जस्ट इंफॉर्मेटिव। आई समझ बात? तो सिर्फ इंफॉर्मेटिव है वो सजेस्टिव नहीं है। तो ये छोटी छोटी वर्ड्स जो है ना, आपको जो मैं बार बार बोलता हूं, शुड, कैन, मे, इन सब में छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बट दे कैन क्रिएट ह्यूज डिफरेंस। तो इनको ध्यान में रखना। तो यहां पे आपका टोन क्या हो गया? सजेस्टिव हो गया। और सजेस्टिव होने के कारण इससे क्या पता चलेगा आपको? जब भी आप अदर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दे आर ओनली मैचिंग, एलिमिनेटिंग, आपको टोन भी पता है, तो उससे क्या होगा? आप और पक्के हो जाओगे। आप समझ में आ जाओ क्यों? क्योंकि आपका टोन जो आंसर का आना चाहिए, द टोन ऑफ योर आंसर शुड मैच विद द गिवन ऑप्शन ऑल्सो। द टोन ऑफ ऑप्शन शुड मैच विद द टोन ऑफ द पैसेज। ये हमेशा ध्यान रखना। ये मैं और डिटेल में बताऊंगा थोड़ा धीरे धीरे करके, इसको हमेशा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। यहां पर ये यूज होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं बाकी टोन्स, आपको पता ही है। डिस्क्रिप्टिव मीन्स सिर्फ डिस्क्रिप्शन हो वहां पे। नैरेटिव मतलब ऐसा टोन जहां पे डिस्क्रिप्शन भी हो प्लस द ऑथर वहां पे प्रेजेंट हो या नहीं प्रेजेंट हो, नैरेट कर रहा है, ठीक है।
तो नरेट करने में द ऑथर मे बी प्रेजेंट देयर हिमसेल्फ, ठीक है। जनरली इन टोन पर ज्यादा नहीं, क्योंकि ये सब में हो जाता है, आपको फोकस करना चाहिए अदर टोन्स पे। इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव आपको पता ही, इंफॉर्मेटिव मींस गिविंग इंफॉर्मेशन, नॉर्मल इंफॉर्मेशन। सजेस्टिव मींस गिविंग एडवाइस, सुझाव देने वाले। देन ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेटिव मींस सम टाइप ऑफ कमांड, मत बोलो कमांडिंग, राइट। मींस ऑथोरिटेटिव मींस सम टाइप कमांडिंग इन द सेंस द वे यू से समथिंग। सपोज राइट, अभी जैसे देखो मैं बोलूं आपसे कि डू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, आप बोलोगे यस सर, तो मालूम मैंने बोला हाँ ओके फाइन, फॉर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन यू शुड स्टडी फॉर एटलीस्ट 6 to 8 hours डेली, ठीक है। तो कैसा टोन है मेरा? सजेस्टिव टोन है, राइट। अगर मैं वही बोलूं टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन यू मस्ट स्टडी डेली फॉर 6 to 8 hours, मतलब ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव का क्या मतलब होता है? फोर्सफुल। कोई बात तो बोलना है बट फोर्स से बोलना है, बहुत इंप्रेशन के साथ बोलना है कि देयर इज नो अदर वे, दूसरा कोई रास्ता नहीं, जो रास्ता मैं बता रहा हूं आपको उसी रास्ते पे चलना है, देयर इज नो अदर वे। गेटिंग इट ना, राइट। तो बिल्कुल ऑथोरिटी के साथ। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथोरिटी के साथ? ऑथोरिटी के साथ का यही मतलब होता है फोर्सफुली किसी भी चीज को बताना या डिस्क्राइब करना देना, ठीक है। सो विद सम अथॉरिटी, और अथॉरिटी से मतलब यह मत सोच लेना कि कोई ऑफिशियल अथॉरिटी है वही अथॉरिटी से बोल सकता है, नॉट एट ऑल। जैसे आपने किसी रिक्शा वाले से मिल रहे हो आप, है ना, भैया नेहरू विहार जाना है? नहीं भैया नहीं जाना है, ठीक है। तो भैया अथॉरिटेटिवली बोल रहा है वो, नहीं भैया, अरे भैया चल लो ना, अरे बोला तो नहीं जाना है, दैट इज अथॉरिटी। और अगर उसने ऐसे बोला कि नहीं नहीं जाना है, टोन चेंजेस। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो यही चीजें आपको पढ़ के समझ लेना है, राइट, कि टोन क्या है, और वो टोन हमेशा ऑप्शन से मैच होना चाहिए। व्हेनेवर देखो, जब इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, 60% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, राइट। 40% क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको रहते हैं, वो बना सकते हैं, बट 60% ऑफ द क्वेश्चंस में फंसता है इंसान, वहां पे ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसी तरह से आपका दूसरा है ऑफिशियस। ऑफिशियस टोन का मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, नहीं नहीं ऑफिशियस टोन अलग चीज होती है। ऑफिशियस टोन का मतलब होता है पोम्पस, शोई, मतलब जो बोल रहा हूं मैं ही बोल रहा हूं, मैं ही सही हूं, बाकी दुनिया तो खड़ी नहीं होती कहीं पे। गेटिंग माय पॉइंट? ऑफिशियस का मतलब टू शो वन सेल्फ, अपने आप को दिखाना, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने कुछ बोला और वहां पे वो बता रहा है कि आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस, and whatever I am saying is only the perfect thing that can be done for the improvement of India. There is no other way that India should follow. आ रही समझ में बात? तो वहां पे क्या है, वो अथॉरिटेटिव तो है, बट क्या है, साथ में अपने आप को भी बहुत ऊपर दिखा रहा है, वो दूसरों को नीचा दिखा रहा है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑफिशियस, ठीक है। तो ये हो गया इसका। एनालिटिकल क्या होता है? एनालाइज करना। व्हाट डू मीन बाय एनालाइज करना? विश्लेषण करना। What is that? बहुत गहराई पूर्वक क्या जानते हैं? This is the favorite thing ना of UPSC. Analyze the given statement, ठीक है ना। विश्लेषण करें, ये टिप्पणी करें, टिप्पणी करें अलग चीज होती है, विश्लेषण करें अलग चीज होती है। ज्यादातर आपको क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनालिसिस वाला ही आता है, स्पेशली मेंस में। So एनालिसिस इज ऑल अबाउट व्हेन यू डू सम एनालिसिस। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप अपने आप का एनालिसिस करो, you want to prepare for the examination, okay, right। अब मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सजेशन लेते हैं, सर ऑप्शनल क्या लिया जाए, बहुत बड़ा हेडेक है सर, राइट। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा इसमें ज्यादा मार्क्स आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, ले लो, ऐसे नहीं लिया जाता है, राइट। द फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इसकी एनालिसिस करो अपने आप की, राइट। आप किसमें अच्छे हो, किसमें अच्छे नहीं हो, इंटरेस्ट है नहीं है, राइट। मार्क्स वगैरह तो बात की बात है ना, इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो मार्क्स कहां से ले आओगे, पढ़ के ले आओगे, नहीं होगा, राइट। तो एनालिटिकल का मतलब होता है कि आपको उसके बारे में गहराई से तो जाना ही जाना है। गहराई इन द सेंस प्रॉस यानी पॉजिटिव्स प्लस नेगेटिव्स प्लस बैलेंस्ड, राइट। यूपीएससी मेंस के आंसर लिखने का एक ही तरीका है, क्या? चाहे कुछ भी पूछे, कितना भी नेगेटिव पूछे, कितना भी पॉजिटिव पूछे, क्या करना है? आंसर लिखना है बैलेंस्ड, ठीक है ना, हमेशा, ठीक है। कुछ भी ऐसा पूछ दे, आपके मन में बहुत सारा इमोशंस आ रहा होगा, आज तो फाड़ देंगे और एकदम जो है ये ऐसा मौका मिला है कि सारा निकाल देंगे, नहीं निकालना। सारा निकालोगे तो तुम निकल जाओगे, ठीक है ना।
सिंपल सी बात है, बहुत एकदम बैलेंस होकर के, बीइंग वेरी डिप्लोमेटिक, उस तरह से आंसर करना। बस एनालिटिकल मींस प्लस माइनस इन अ बैलेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसमें सजेशन भी होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। देन व्हाट अबाउट क्रिटिकल टोन? व्हाट इज क्रिटिकल टोन? क्रिटिसाइज करना, ये छोटा सा फर्क है। क्रिटिसाइज करना अलग चीज होती है, क्रिटिकल टोन होना अलग चीज होता है, राइट। क्रिटिकल टोन होने का मतलब होता है, जैसे एक चीज मैं बोलता हूं, यहां लोग गलत समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लो क्रिटिकल से हम लोग जनरली क्या समझते हैं? क्रिटिसाइज करना, निगेटिव चीज। अच्छा, सपोज मैंने एक स्टेटमेंट बोला, ऑक्सीजन इज क्रिटिकल फॉर हेल्थ। अब बताओ, ऑक्सीजन क्रिटिकल फॉर हेल्थ, ऑक्सीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हेल्थ के लिए। क्रिटिकल मीन्स बहुत जरूरी है। सीसीयू, आईसीयू, सीसीयू होता है ना, क्रिटिकल केयर यूनिट, मतलब वहां क्रिटिसाइज करने के लिए पेशेंट को ले गया है? नॉट एट ऑल, इट मीन्स क्रिटिकल केयर है, मतलब और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स नीडेड फॉर लाइफ, वो सारी वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल है। गेटिंग माय पॉइंट ना? सो क्रिटिकल टोन का ये मतलब होता है कि सडनली इट्स नॉट लाइक कि क्रिटिसाइज नहीं है, इट्स देयर बट इट विल हैव अ मैसेज। ये दिमाग में रखना जरूरी है। क्रिटिकल का मतलब होता है कि इसमें ठीक है थोड़ा नेगेटिव तो होगा बट इसमें एक मैसेज होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना, राइट। इसका हमेशा ध्यान में रखना है। लोग समझ नहीं पाते हैं कि बोलता है ना उसमें, क्वेश्चन पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल मैसेज ऑफ द गिवन पैसेज, ठीक है। तो मोस्ट क्रिटिकल कौन सा होगा? और अगर चारों ऑप्शन सही हैं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट इन द गिवन क्वेश्चन, right, and all the 4 options are the given messages, then what to do? You will go for the message which has some, for the option which has some message. बाकी चारों भी सही होंगे स्टेटमेंट, बट यहां क्या होगा? स्टेटमेंट सही होने के साथ साथ मैसेज भी होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है ना। जैसे मान लो आपसे पूछता है ना, इवन आप जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी अपीयर फॉर मेंस एंड ऑल, राइट, दे कम आउट विद सम क्वेश्चंस लाइक सपोज see this question. Online students also please see this question. The check करो question को, right? What is the question? The offices of President of India have had worked as rubber stamps, nothing more. Critically analyze the given statement. ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप इसमें? What would you give some suggestions? Online students also बताओ, what would be your suggestion? क्या लिखोगे इस पे? Just 2-3 बुलेट पॉइंट्स में बताओ तुम्हारा लिखने का तरीका क्या होगा। That's it. Negate the okay and नहीं समझ आ रहा है? ओके हाँ, क्रिटिकल होना है, बिल्कुल प्रॉपर क्रिटिकल होना है, बट हमें समझना है किसका क्रिटिकल होना है। देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं एक्चुअली, आप ध्यान से पढ़ो, सही पकड़ा। क्रिटिकली एनालाइज द गिवन स्टेटमेंट, ना कि प्रेसिडेंट के ऑफिस को क्रिटिकली ये कर देना है, स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करो। गेटिंग माय पॉइंट ना, राइट? सो व्हाट डज दैट मीन? इट मींस रियली यू हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट नेगेटिव, यू हैव टू काउंटर द स्टेटमेंट एक्चुअली, राइट? सो क्रिटिकली एनालाइज का मतलब सिर्फ काउंटर नहीं करना है, यू हैव टू कम आउट विद व्हाई ऑफ द थिंग, राइट? लाइक ओके फाइन, व्हाई दिस क्वेश्चन हैज कम अप, ये क्वेश्चन आया ही क्यों, right? It means there is a notion, there is a perception that Indian president's offices have worked as rubber stamps.
राइट, दो द परसेप्शन इज लाइक दिस, ठीक है, तो आप उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स दोगे कि वाई ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों हुआ है, तब उसको निगेट करने के लिए विल यू कम आउट विद एग्जांपल्स, राइट, लाइक द एग्जांपल ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, like the example of Dr. R. Venkatraman, right? All these examples, or APJ Abdul Kalam, you will have to come out with examples कि नहीं, ऐसा नहीं है कि presidents only and only they listen to the governments in the picture, they have their own say also within the constitutional framework they work, and उसके बाद कुछ suggestions भी उसमें आप डाल सकते हो, that's it, that is what. So यही समझना जरूरी, एक्चुअली क्या मतलब है इसका, critically analyze given statement means statement को आपको negate भी करना है, साथ में एक मैसेज आपके तरफ से भी आना चाहिए. इट्स नॉट कि हाँ भाई ये हुआ था, सिर्फ फैक्ट्स लगा दिया और चल दिए. नो, कम आउट विथ सम समीशन, सम बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू, सम योर ओन यू नो मैसेज, योर ओन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, वे फॉरवर्ड टाइप ऑफ थिंग एज यू वर टॉकिंग. ठीक है ना, तो ये समझना है क्रिटिकल का ये मतलब होता है. गेटिंग इट ना? ठीक है. देन सैटारिकल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सैटारिकल? Yeah, online students, getting it na? अवस्थी, रिंकी, all of you. सैटारिकल क्या होता है बताओ? बट नॉट शोइंग इट, है ना. अब जैसे क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है कि आप सीधा सीधा क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है ना. एंड सैटारिकल का मतलब कैसे है, दोनों में ध्यान से डिफरेंस, बस बहुत छोटा सा डिफरेंस. जैसे मान लो मैं इसको बोल रहा हूं, ए व्हाट द हेल आर यू रीडिंग, क्या पढ़ते हो यार तुम, यू रीड ओनली 10 पेजेस इन 10 days, क्या पढ़ते हो तुम, मजाक करते हो. तो व्हाट आई एम डूइंग इज क्रिटिसाइजिंग हिम, क्या कर रहा है 10 दिन में 10 ही पेज पढ़ रहा है, मजाक बना के रख दिया है. एंड सपोज इफ आई से लाइक दिस, ओ वाओ व्हाट द ग्रेट रीडिंग स्पीड, यू रीड 10 पेजेस इन 10 years, वाओ, राइट. सो 10 पेजेस इन 10 years और वाओ, इसका मतलब मैं अभी भी क्रिटिसाइज कर रहा हूं. द ओनली वे इज आई एम क्रिटिसाइजिंग इन अ डिफरेंट मैनर, राइट, इन अ वे ऑफ मेकिंग सम कमेंट, व्यंग्यात्मक जिसको बोलते हैं, राइट, नॉट डायरेक्टली क्रिटिसाइजिंग समबडी, इनडायरेक्टली क्रिटिसाइजिंग. ठीक है, तो ये सब टोन दिमाग में रखने का है. ठीक है ना. देन यू हैव कॉन्टेम्पलेटिव. कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको मननशील, राइट. इट मीन्स देखो जनरली क्या होता है, when we go for an analytical perspective, right, we will come out with some solution, the author will come out with some solution, whatever he has talked about he will come out with some solutions. ठीक है ना. even critical में भी solution पे आएगा, informative में information देगा. contemplative में क्या होगा, he will be just thinking about something, he will express his concern, चिंताएं प्रकट करेगा but no solution. ये ध्यान में रखना है, this is important, right. इसमें क्या होगा, concern was be there, चिंताएं होंगी but सॉल्यूशंस नहीं होते हैं इसमें. ठीक है. लाइक यू वुड हैव हर्ड अबाउट वेरी पैट्रियोटिक सॉन्ग, पुराना एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है, ए मेरे प्यारे वतन, सुना है ना? नहीं सुना है तो बस एक जस्ट अ कंसर्न, राइट, लेकिन उसमें कोई और सजेशन नहीं है. जो टोन है वहां पे ऑथर का, जस्ट अ कंसर्न है मेरे प्यारे वतन, है मेरे अले वतन, तुझ पे दिल कुर्बान, दैट्स इट. अब कैसे कुर्बान, कैसे क्या करना है ये तुम समझो भाई अपना. ठीक है, बस मेरा मन है, दैट्स इट, राइट. उस तरह से और भी बहुत सारे टोन होते हैं. इमोटिव, इमोटिव मीन्स भावनात्मक, राइट. इफ द ऑथर इज वेरी इमोशनल अबाउट समथिंग, प्रेजेंटिंग सम इमोशनल पिक्चर, तो ये सारे टोन्स हमारे होते हैं. अब जब भी अब आपको धीरे धीरे, मैं इसलिए देख रहे हो एक एक दिन करके कुछ कुछ बताता हूं. ठीक है, 3-4 दिन इसी तरह से करके एज यूजुअल हम लोग फिर प्रैक्टिस भी करेंगे. तो आपको और न्यूज़पेपर में अब क्या करना है, आप जो एक एडिटोरियल पे मैंने एक्सपेरिमेंट बोला है करने, वो करते रहो, द वे आई सजेस्टेड यू, वही कीवर्ड और लिंकिंग वर्ड वाला. देन यू हैव टू राइट द थीम ऑफ द पैसेज एंड ऑल्सो थिंक अबाउट व्हाट टोन द ऑथर हैज यूज्ड. ठीक है, बस इतना सोचना है आपको. लिखो या नहीं लिखो, पढ़ा आपने, ऐसा सोचा आपने कि अच्छा इसका ये टोन हो सकता था, इसका ये थीम हो सकता था. 21 days में आपको पता चलेगा कि व्हाट योर ग्रोथ इज, राइट. धीरे धीरे करके यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, यू विल स्टार्ट गेटिंग इनटू द स्किन, इनटू द in the underlying currents of whatever the passage has been written. ठीक है ना, राइट. धीरे धीरे करके और चीज देखेंगे. नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे इन्फ्लुएंशियल एस्पेक्ट क्या होता है, ठीक है, क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे एज यूजुअल. ठीक है, फाइन. उसके नेक्स्ट क्लास में देन वी विल गोइंग फॉर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, व्हाट इज द अप्रोच नीडेड फॉर क्वेश्चन. ठीक है ना.
बिकॉज तब जाकर के हम लोग सीधा, और अभी भी आज भी जो मैं आपको पैसेज दूंगा उसको भी उसी तरह से बनाना है जैसे लास्ट क्लास बोला था। कैसे? पहले पैसेज पढ़ो ढंग से, जैसे मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, पढ़ के कीवर्ड्स को एनसर्किल करो, अनलाइन करो, लिंकिंग वर्ड्स को, पैसेज को समझो, क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा है, आप शांत हो जाओ, थिंक अबाउट द थीम ऑफ द पैसेज। अभी हम लोग जल्दी में नहीं है, जब जल्दी में होंगे मैं खुद जल्दी करवा दूंगा। ठीक, थीम के बारे में सोचो कि थीम क्या हो सकता था, क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे, फिर क्वेश्चन पढ़ने पे आओ। एंड व्हेन यू रीड द क्वेश्चंस एज आई सजेस्टेड यू, जब क्वेश्चंस कर रहे हो प्लीज डू नॉट गो बैक टू द पैसेज। हाँ, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है तो पीछे जाके फैक्ट्स चेक करने के लिए जा सकते हो। ट्राई करो क्या करना है इससे, रिटेंशन, प्रेशर दो अपने दिमाग पे, कितना रिटेन कर पा रहे हैं, उससे क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना? राइट, चलो करें प्रैक्टिस। ठीक है, हिंदी वाले पैसेजेस आज नहीं है, जैसे मैंने बताया था आपको, वी विल स्टार्ट हिंदी पैसेजेस द नेक्स्ट वीक। ठीक है, सो इफ यू वांट यू कैन कैरी ऑन विद इंग्लिश पैसेज। हो गया सबके पास ना? ऑल ऑफ यू गॉट इट? ठीक है, अभी आप क्या करो, कौन सा पैसेज करना है आपको? फर्स्ट पैसेज। ठीक है, पहले फर्स्ट पैसेज कर लो, वी विल डिस्कस इट, देन वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट पैसेज। ठीक है, चलो करें डिस्कस। अब कर रहे हो, कर लो कर लो कर लो। चेंज किया? अच्छा, मैं क्यों बोला ऐसे करने? सीधा भी डिस्कस कर सकता हूँ आंसर। ठीक है, बिकॉज आप देखो, आपने खुद ही अपने आंसर को चेंज किया है, इसका मतलब क्या है कि आपका एक जगह पे अभी दिमाग नहीं सेटल हुआ है। राइट, इसी को हमें रोकना है एक्चुअली, एक बार में सही आंसर पे जाना है, धीरे धीरे आएगा वो प्रैक्टिस से। ठीक है ना? चलो शैल वी डिस्कस। ओके, पैसेज तो समझ में आया? इज दैट ओके? पैसेज तो ओके है ना? चलो तो क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई शुड द मर्डरर्स नॉट बी पनिश्ड मोर देन व्हाट दे डिजर्व? ठीक है, अपने आंसर्स बताओ। सी, डी, डी, बाकी लोग बताओ। डी, डी दिल्ली, सी, ओके, तुम्हारा? ओके, चलो इसका मतलब क्या है कि वी आर चूज बिटवीन बी, सी और डी, क्योंकि आपका आंसर किसी का बी, सी, डी ऐसे आ रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे मेन क्या है, व्हाई दे मर्डरर्स नॉट बी पनिश्ड मोर व्हाट देन दे डिजर्व? ज्यादा क्यों नहीं करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। राइट, ए, इट इज रॉन्गफुल टू पनिश अ पर्सन, ये तो बिल्कुल बकवास स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बकवास स्टेटमेंट क्यों है? व्हाई? स्टेटमेंट गलत है या क्या है? नॉट रेलेवेंट टू द क्वेश्चन, टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाई नॉट मोर पनिशमेंट। यहां क्या बोल रहा है? व्हाई नॉट पनिशमेंट। समझ आ रही बात? दिस इज हाउ वी हैव टू एलिमिनेट। राइट, तो हमें पैसेज तो अपने दिमाग में रखना ही रखना है, देन व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? लास्ट क्लास में से बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे ना, तो ये दिमाग में रखने की क्वेश्चन का सही आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, देन बी, इट कंप्रोमाइजेस द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। सी किसी ने बोला है बिकॉज वी डू नॉट हैव द राइट टू पनिश समवन मोर, एंड इसीलिए बहुत लोगों ने बी एंड सी पे आप लोग गए हो। राइट, बी सही है या गलत? बी किनका किनका है? बी, बी एंड सी दोनों है ना? बी पहले बताओ ना, बी एंड सी दोनों वाले भी बताओ, डी वाले कौन कौन है? ओके, वाई बी? दैट्स वाई, बट वाई बी? इट कंप्रोमाइजेस द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस लिखा है ना, तो वाई है ये नहीं बोल रहा है कि हाँ हमें नहीं करना चाहिए, पूछ रहा हूं क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा। दैट इज व्हाट है ना? आपने क्या बोला? बिकॉज इट कंप्रोमाइजेस द ह्यूमन राइट वायलेशंस। ठीक है, तो देखते हैं ये सही है गलत है। आप ध्यान से देखो, सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, द लास्ट पॉइंट इज एसेंशियल। व्हाट इज दैट लास्ट पॉइंट? मतलब दे शुड नॉट बी पनिश्ड मोर देन दे डिजर्व, है ना? क्या लिखा है? द लास्ट पॉइंट इज एसेंशियल, वी हैव अ ड्यूटी टू पनिश द पीपल हु डू बैड थिंग्स, बट वी हैव नो राइट टू पनिश देम मोर देन दे डिजर्व। राइट, so but we have no right to punish them more than they deserve. Right, so why they should not be punished? Because we do not have that right actually.
ठीक है, वो हमें राइट नहीं है ऐसा करने का, इसलिए सी तो बिल्कुल सही है, राइट। अब आते हैं बी पे, कॉम्प्रोमाइज द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। देखो अगर हम ऐसा करते हैं, इफ वी डू दैट, राइट, इफ वी, मैं क्या बता रहा हूं यहां पे सुनना, सी तो ठीक है, राइट। अब बी पे देख रहे हैं, बी में क्या बोला, इट कॉम्प्रोमाइज द ह्यूमन राइट वायलेशंस, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, दो तीन कारण बताता हूं इस आंसर को एलिमिनेट करने का, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इट compromises the human right violations, राइट, ठीक है। इस पर गए थे शुरू में, इस पे गए थे ना, बी सी दोनों पे ना, राइट। अब देखो आप इस पर क्यों गए पता है, बिकॉज आप जल्दी में हो, ठीक है। बाकी भी ये आंसर एक्चुअली, ये ऑप्शन गलत है, एलिमिनेटेड होना चाहिए। वन ऑफ द रीजंस, जैसे इसने बोला सर ह्यूमन राइट्स की बात नहीं है, पहली बात तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, जो नॉट मेंशन्ड हो उसको तो पहले हटाओ, ठीक। एक पहली कहानी यहां हो गई। दूसरी कहानी क्या है, अगर आप यहां पे क्वेश्चन को समझोगे, ठीक है ना, तो आप इन्फर कर सकते हो ऐसा कि ऐसा करने से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होता है, ठीक है। ऐसा करने से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होता है, बट इट इज नॉट द रीजन फॉर द गिवन क्वेश्चन ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्यों ना करें ऐसा हम, राइट। तो अगर हम क्यों, मान लो आपसे पूछा जाए कि क्यों हम किसी गरीब को परेशान ना करें, ठीक है, और उसमें सीधा सीधी सी बात है कि हमारे पास राइट नहीं है ऐसा करने की, और आप उसको इन्फर कर रहे हो कि हां हमें नहीं करना चाहिए ऐसा क्योंकि इससे ये होता है वो, तो उससे कुछ और हो रहा है ना, वो उसका रीजन तो नहीं है ना, पहली बात, ठीक। वहां से टोन ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। दूसरा चीज यहां पर देखो, जो कोई भी इस आंसर पे गए होगे, आप ट्रैप्ड हो गए। क्या लिखा है, इट कंप्रोमाइजेस द ह्यूमन राइट वायलेशंस। किसको कंप्रोमाइज करता है, ह्यूमन राइट्स को नहीं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को। सिली मिस्टेक इसी को बोलते हैं, यही मैंने फंसाने के लिए दिया था, टू अवॉइड दिस सिली मिस्टेक्स, राइट। तो अगर ये लिखा होता ना, इट कंप्रोमाइजेस द ह्यूमन राइट, तब तो सोच भी सकते थे। जब वायलेशंस लिखा मतलब वायलेशंस को कंप्रोमाइज कर रहा है, तो वायलेशंस को कंप्रोमाइज कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, मतलब वायलेशंस ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको देखना है आपको, इसके कारण वैसे भी इसके बारे में सोचना ही नहीं था, गेटिंग इट ना। तो क्या ध्यान में रखना है हम लोगों को, ठीक है, टोन वोन सब अपनी जगह है, बट ऑप्शंस में जो वर्डिंग्स होते हैं ना, उसको बहुत ध्यान से देखना है, वहां आपको फंसाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, ठीक। और आदमी इंसान जल्दी में को लगता है अच्छा इट कॉम्प्रोमाइज ह्यूमन राइट, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है भाई, नॉट रिक्वायर्ड, राइट। ये गलती है, एक एक वर्ड पढ़ो आंसर देते समय, ठीक है ना, तभी आप श्योर हो पाओगे। सो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। वैसे भी बी गलत हो गया तो डी का तो ऑप्शन ही नहीं रहा, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट मॉब जस्टिस। क्या आंसर है आपका, ए, इट हेल्प्स पीपल गेट सेटिस्फाइड विद द जस्टिस सिस्टम। अगर जस्टिस सिस्टम से सेटिस्फाई हो ही जाएंगे तो मॉब जस्टिस करेंगे क्यों, है ना। तो ए तो वैसे एलिमिनेटेड है। बी, it satisfied people with the most extreme feelings about the case. That is directly given there. पैसेज में आपको सीधा सीधा ये दिया हुआ है कि कुछ लोग अपने मतलब वो सेटिस्फाइड होते हैं उससे जाकर के, दैट इज राइट। तो ये तो बिल्कुल सही है। एंड थर्ड जो है, इट कॉम्प्रोमाइजेस द लीगल जस्टिस सिस्टम, इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। व्हाट डज द ऑथर से, ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाई दिस, यहां पूछा क्या है, व्हाट डज द ऑथर से। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में भी पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो अगर यहां वायलेशंस नहीं लगा होता तो ये सही हो जाता, ठीक है, इन्फर कर सकते थे। और यहां पर आपका सी जो है क्या बोला, इट कंप्रोमाइजेस द लीगल सिस्टम। यही आपको थर्ड पैसेज अगर आप देखेंगे तो इसमें यही दिया हुआ है कि इफ वी डू दिस थिंग्स, राइट, वी आर एक्चुअली कंप्रोमाइजिंग द गिवन लीगल जस्टिस सिस्टम्स। थर्ड पैसेज में अगर आप देखोगे, है ना, थर्ड पैसेज में लास्ट लाइन में दिया है ना, दिस आर द काइंड ऑफ पीपल हु एंजॉय अनलिशिंग देयर मोरल प्रेजुडिस ऑन इजी विक्टिम्स इन द नेम ऑफ जस्टिस, ठीक है। और ऊपर में आप देखना है यहां पर, इसी में फर्स्ट लाइन में क्या दिया है, इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज ट्रस्टेड वेल एनफ टू डिसाइड हु इज गिल्टी एंड डिजर्व्स पनिशमेंट, दैट इज हु इज अ क्रिमिनल। हाउएवर इट सीम्स दैट पीपल होल्ड अ लिंगरिंग बिलीफ, हाउएवर वहां पे अंडरलाइन करना था आपको उस वर्ड को, जैसा मैंने बताया था, राइट। तो वहां से आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा यहां पर लोग इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप देखोगे फिर लास्ट में थोड़ा सा पढ़ोगे, ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ का आप सेकेंड लाइन पढ़ोगे, दे आर सब्जेक्टेड टू पर्सनल हरासमेंट, है ना,
फॉर डेयरिंग टू हैव द सेम राइट वगैरह वगैरह, तो इससे आपको ये इन्फरेंस मिलेगा कि ओके इट इज एक्चुअली कंप्रोमाइजिंग द लीगल जस्टिस सिस्टम। तो यहां पर आपका दोनों सही होता डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाई डज द ऑथर फील दैट द मर्डरर्स शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर सिविल राइट्स? वाई? इसमें बताइए। ए सही है, कहीं दिया ही नहीं कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, तो एलिमिनेटेड। बी, ही डज नॉट बिलीव इन अनलिशिंग मोरल प्रेजुडिस ऑन इजी विक्टिम्स, राइट, ये कहीं भी नहीं दिया कि ऑथर ऐसा क्यों कर रहा है, राइट। ऑथर किसके बारे में बोल रहा है? ही इज टॉकिंग अबाउट दोस पीपल हु आर डूइंग दैट, राइट, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन मॉब जस्टिस बिकॉज दे फील दैट they should unleash moral prejudice on those easy victims, not the author. इसलिए B is also eliminated. C, it discourages the institutions from recognizing the civil rights of murderers. इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। तो D, none of these. क्योंकि अगर आप C देखोगे, C क्या बोल रहा है कि ये इंस्टीट्यूशंस को डिस्करेज कर रहा है टू रिकॉग्नाइज द सिविल राइट्स, राइट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मर्डर शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ, ठीक है। तो वहां आप डिस्करेज कब करते हैं इंस्टीट्यूशंस को? जब आप सिस्टम को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हाथ में लेते हो। डिप्राइव करना, हाथ में लेना, दोनों दो चीजें हैं। डिप्राइव करना मतलब दे नीड सम रेस्पेक्ट, वो हम दे ही नहीं रहे। सिविल राइट्स का क्या मतलब होता है? सिविल राइट्स इज नॉट ओनली अबाउट राइट टू फ्रीडम एंड ऑल, डिफरेंट अदर राइट्स, राइट टू लीव, राइट टू रेस्पेक्ट एवरीथिंग। तो वो डिप्राइव कौन करा रहा है? उसको सोसाइटी करा रहा है। और अगर हम वो करा रहे हैं, राइट, तो इससे इंस्टीट्यूशंस कैसे डिस्करेज हो रहे हैं? इसलिए ये नहीं होगा इसका, राइट। तो आपका आंसर होना चाहिए डी, नन ऑफ दीज। व्हाट कैन बी द वैलिड इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज? क्या इन्फरेंस निकाल सकते थे? बाकी लोग भी बताओ। ओके, ए, सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज शुड बी फॉलोड। कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी ऑथर ये नहीं बोल रहा है। ऑथर ने जस्ट एग्जांपल दिया है कि वहां ऐसा होता है, इंफॉर्मेशन दिया है, कोई सजेशन नहीं दिया है। इन्फरेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमेशा ध्यान रखना, राइट। इन्फरेंस लोग बहुत फंसते हैं, है ना, राइट। तो या तो ज्यादा कर लेते हैं या कम करते हैं। एकदम उतना ही कब करोगे जब आपके दिमाग में क्या रहेगा? टोन ऑफ द ऑथर। इसलिए आज मैंने वो बताया, ठीक है। तो ऑथर का टोन यहां पर कहीं भी सजेस्टिव है ही नहीं। और ऑप्शन का टोन कैसा है? देखो, शुड बी फॉलोड, सजेस्टिव, है ना। तो क्या ये इसको लें? बिल्कुल नहीं। सो ए इज रॉन्ग। देन बी, पीपल एंजॉय अनलिशिंग मोरल प्रेजुडिस ऑन इजी विक्टिम्स। ये इन्फरेंस नहीं है, वैलिड इन्फरेंस ये नहीं है कि भाई एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। उनका इसमें दिया हुआ है कि वन ऑफ द पॉइंट्स इज देयर, ठीक है। एंड सी क्या दिया? मर्डर शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एंडलेस पनिशमेंट्स। दैट इज व्हाट द ऑथर वांट्स टू से ना, कि भाई लोग ऐसा कर रहे हैं, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट हिज पॉइंट इज। सो वी कैन गो फॉर सी। क्लियर ना, राइट। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पैसेज करेंगे, और नेक्स्ट पैसेज आपको दो पैसेज एक साथ करना है अब, ठीक। धीरे धीरे मैं 1 से 2, 2 से 3, क्योंकि वही तो हम लोग एग्जाम में करना पड़ेगा ना, एक ही पैसेज तो करके फिर ऐसा नहीं है, राइट। एंड एज आई सजेस्टेड यू, टोल्ड यू द लास्ट क्लास, आरसी में यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक पैसेज पढ़ के फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इससे हम परेशान नहीं हो, बोर नहीं हो, है ना। तो अभी आप दो पैसेज करो। कौन सा दो करोगे आप करो पैसेज नंबर 2 और 4। अब देखो एक चीज, अगर आप ध्यान से देखोगे, पैसेज नंबर 2 किस चीज पे है? देखना जरा, टॉपिक लिखा है ऊपर मैंने, साइंस। पैसेज नंबर 4 किस पे है? सोसाइटी, राइट। तो जानबूझ करके मैं दो अलग टाइप के पैसेज दे रहा हूं ताकि आप लॉस्ट नहीं हो। तो एग्जाम में भी यही टेक्निक अपनाना। जैसे आप पैसेज देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि अच्छा पहला पैसेज फिलोसॉफिकल, दूसरा भी फिलोसॉफिकल, अभी दूसरे को रोको, तीसरा बना लो, तीसरा कोई और टॉपिक वाला होगा। क्यों? तब फंसोगे नहीं, ठीक है ना। सब छोटी छोटी चीजें, उस पर ध्यान देना एग्जाम में, ठीक है। अभी ट्राई करो पैसेज नंबर 2 एंड 4। इज इट डन? कैन आई डिस्कस? चलो, पैसेज नंबर 2 बिल्कुल इजी सा पैसेज है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट क्लास, धीरे धीरे लेवल उठाएंगे, राइट। चलो पैसेज नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज सॉल्ट क्रूशियल फॉर हेल्थ? डी, ऑल ऑफ यू, सबका आंसर एक है, अलग आंसर है तुम्हारा। सी, इट अफेक्ट्स नर्व फंक्शनिंग। देखो
क्या है, वाई इज सॉल्ट क्रूशियल फॉर हेल्थ, क्रूशियल मतलब जरूरी, बहुत जरूरी, अत्यावश्यक। और सी का आंसर, इट अफेक्ट्स नर्व फंक्शनिंग, नर्व फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, पे असर डालता है। तो बुरा सेंस हो गया ना, गलत सेंस हो गया ना। तो जरूरी क्यों है, जरूरी इसलिए थोड़े कि वो नर्व को खराब कर दे, कुछ तो अच्छा कर रहा होगा ना, मतलब टोन ही गलत है, समझ रहे हो, राइट। इसलिए सी तो नहीं हो सकता, है ना। देन ए, इट लीड्स टू हाइपरटेंशन। जरूरी क्यों है, इतना आवश्यक क्यों है, ताकि हमें टेंशन दे, है ना। इट लीड्स टू हाइपरटेंशन मतलब कि हमें हाइपरटेंशन ये की ओर ले जाता है ना, राइट। ठीक, समझ रहे हो, टोन ही अपोजिट है, ठीक है। एंड बी, इट रेगुलेट्स द चांसेस ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक के चांसेस को रेगुलेट करता है, मतलब हमें कितने स्ट्रोक्स होने चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, है ना, इसको रेगुलेट करता है। इज दैट पॉसिबल, है ना। सो दैट इज वाई, सिंपल सी बात है। डी, इट असिस्ट इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हेल्प करता है उसमें। देन हाउ कैन द रिड्यूस सॉल्ट इनटेक बेनिफिट पीपल, बेनिफिट कैसे कर सकता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर भी ठीक है, फाइन, ठीक है। एंड असिस्ट नर्व फंक्शनिंग डायरेक्ट दिया नहीं है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर हो सकता था, डी बिल्कुल नहीं हो सकता है। बट अब वही मैंने आपको बताया था कि अगर 2 ऑप्शन दिया हो, 4 दिया हो, चारों सही हैं, तो क्या करना है, जो मोस्ट सुटेबल है, मोस्ट करेक्ट है। तो बी आपका गलत नहीं है, बट सी ज्यादा सही है। एक्चुअली बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट तो करता है, बट इवेंचुअली फाइनली क्या करता है, इट कैन प्रिवेंट प्रीमैच्योर डेथ्स, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर सी का ऑप्शन ये कैन की जगह कैन ना लगा हो और ऐसा लिखा हो इट प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर डेथ्स, तब जा सकते क्या, बिल्कुल नहीं जा सकते, कहानी बदल जाएगी। मतलब वो श्योर कर रहा है, वैसा श्योर तो दिया नहीं है, टोन, गेटिंग इट ना, इन सब चीज पे ध्यान देना है। चलो नंबर 3, क्या क्या करेक्ट ऑप्शन है इसमें, बी, ए एंड बी, ओके। ए और बी मतलब दोनों सही हैं। ए कहां पर है बताओ, बी तो बाद में बता देना। ए कहां से लिया आपने, देखो फर्स्ट लाइन से लिया होगा, जो भी लिया ए एंड बी, जरा फर्स्ट लाइन पढ़ो फिर से एक बार मेरे साथ पढ़ो। हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड येट वन ऑफ द मोस्ट अवॉइडेबल कंडीशंस टुडे, बहुत कॉमन है बट बहुत अवॉइडेबल भी है। द कंडीशंस लीडिंग टू हाइपरटेंशन आर मैनीफोल्ड, मेनी ऑफ देम आर एस्टैब्लिश्ड एंड मेनी ऑफ देम डिबेटेड, राइट। तो हाइपरटेंशन के बारे में तो बोला है, ठीक, इसलिए आप गए सी बी पे, है ना, ए पे नहीं गए, तो ए तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, राइट। अब बी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। द कंडीशंस लीडिंग टू हाइपरटेंशन आर डिबेटेड, और यहां पर क्या दिया है अगर आपको देखोगे, कंडीशंस लीडिंग टू हाइपरटेंशन आर मैनीफोल्ड। अगर आप सेकंड लाइन पढ़ो ठीक से, द कंडीशंस लीडिंग टू हाइपरटेंशन आर मैनीफोल्ड, बहुत सारे कंडीशंस हैं, मेनी ऑफ देम एस्टैब्लिश्ड एंड मेनी ऑफ देम डिबेटेड। मतलब अगर हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हैं, 100 कंडीशंस हैं, उनमें से 50 या 40 ऐसे हैं जो एस्टैब्लिश्ड है, मतलब पक्का है कि ये है, और 50-60 ऐसे हैं जो डिबेटेड हैं। तो क्या सारे डिबेटेड हैं, नहीं ना, कंडीशंस आर मैनीफोल्ड, conditions leading to hypertension are manifold, some of them established, some of them debated। इसका ये मतलब नहीं है कि all of them are debated, इसीलिए आपका your option C is option B is wrong, ठीक है ना, राइट। क्यों, क्योंकि पहले क्या दिया था वहां पे, मैनीफोल्ड है, बहुत सारे हैं कंडीशंस, जिसमें कुछ पक्का है, श्योर है, और कुछ डिबेटेड है, तो कुछ ही डिबेटेड है ना। अगर ये लिखा होता some of the conditions leading to hypertension are debated, तो ठीक होता। गेटिंग इट ना, यस और नो, ठीक है भाई, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ध्यान देना है इन पे, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए डी, रिड्यूस्ड इनटेक ऑफ सोडियम कैन प्रिवेंट हाइपरटेंशन। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, यही तो वो दे रहा है ना, एंड ये इसको भी रिड्यूस कर रहा है, इवेंचुअली डेथ को कम भी कर रहा है, तो इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए था, डी, राइट। एंड बी स्पेशली क्या है, देखो वही है ट्रैप, राइट। आप वर्ड्स में फंस जाते हैं कई बार, उसको ध्यान देना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई व्हेन ही सेज द ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग सॉल्ट इंटेक इज नॉट एथनोसेंट्रिक, बी, ऑल ऑफ यू, नहीं, क्या है, सी, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू सॉल्ट कंजम्पशन। कैसे सोचा, ये क्या सोचा इसके बारे में जो ये आंसर आया, बताओ।
नॉट ओनली रिलेटेड टू साइलेंट कंजम्पशन। अच्छा ओके, कैसे सोचा ये बताओ, कुछ तो सोचा होगा ना, टेल मी। ऐसा लगा तो लगा दिया, है ना, लगना नहीं चाहिए ना, बार बार तो समझाया है। ठीक है, आप देखो ये पैसेज किसके बारे में है, सॉल्ट कंजम्पशन के ही बारे में है। ठीक है, ठीक है, ओनली वर्ड से आप चले गए होंगे वहां पे, बट ध्यान से पढ़ो जो आपका सेकेंड पैराग्राफ है, द अबव ऑब्जर्वेशन इज नॉट एन इथनोसेंट्रिक। अगर आपको इथनोसेंट्रिक की मीनिंग नहीं भी पता है, ठीक, तो भी देखो आगे क्या लिखा है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ट्रूली दैट द बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूस्ड सॉल्ट इंटेक बी द हाईएस्ट फॉर अफ्रीकन्स व्हाइल इट इज नो लेस फॉर अमेरिकन्स और इंडियंस। मतलब क्या है, अफ्रीकन्स को भी फायदा हो रहा है, अमेरिकन्स को भी फायदा हो रहा है, इंडियंस को भी फायदा हो रहा है। इसका मतलब कोई एक रीजन से स्पेसिफिक नहीं है। गेटिंग इट ना, दैट इज वाई इन्होंने किस तरह से दिया है पैसेज में, अफ्रीकन्स, फॉर अमेरिकन्स और इंडियंस। ठीक है, अगर ऐसा लिख देता ना अफ्रीकन्स, अमेरिकन्स एंड इंडियंस, मतलब वही तीनों के बारे में बात हो रही है और कोई नहीं। यहां क्या मतलब है कि सिर्फ अफ्रीकन्स, अमेरिकन्स और इंडियंस ही नहीं, और लिखने का मतलब और भी यूरोपियन भी हो सकते हैं। ठीक है, अंटार्कटिक वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। क्लियर ना, राइट। सो इन सब चीजों में नहीं फंसना है, राइट। सो बी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं, पैसेज नंबर 4, सोसाइटी, राइट, छोटा पैसेज। ओके, चलो पैसेज समझ में आया ना, एनी इश्यू इन द पैसेज, ओके है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई अकॉर्डिंग टू ऑथर वी बिलीव दैट वी कैन चेंज थिंग्स एज पर आवर डिजायर। व्हाई वी बिलीव दैट वी कैन चेंज थिंग्स एज पर आवर डिजायर, बताओ आंसर्स आपके। सी, ओके, बी, बी, सी, ओके। ए नहीं है किसी का, नहीं है। रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज की बात हुई ही नहीं है, नॉट मेंशन्ड, उसको अंडरलाइन कर लो, रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज, इसलिए आपने उसको हटा दिया। बट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये नहीं है कि व्हाई वी कैन चेंज थिंग्स एज पर आवर डिजायर, ध्यान से समझना। द क्वेश्चन इज नॉट व्हाई वी कैन चेंज थिंग्स एज पर आवर डिजायर, द क्वेश्चन इज व्हाई वी बिलीव, ऐसा हम मानते क्यों हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपने जो आंसर लिया है बी, कहां से लिया है, कहां से लिया है, we believe that we can change the things around us in accordance with our desires. We believe it because otherwise we can see no favorable outcome. Okay, आपका बी क्या बोलता है, we are not able to see favorable outcomes. Underline करना, we are not able to. ऑप्शन, we are not able to. ठीक, अब जरा पैसेज में जाओ, राइट, यहां अंडरलाइन करो कैन, अदरवाइज वी कैन, अंडरलाइन करो कैन सी, सी, हाँ अंडरलाइन कर लिया, राइट। अब दोनों का फर्क समझो, टोन क्या है, राइट। वी अदरवाइज वी कैन सी नो फेवरेबल आउटकम, और बी क्या बोल रहा है आपको, वी आर नॉट एबल टू सी फेवरेबल आउटकम्स। दोनों में क्या फर्क है, यहां पे क्या है, अदरवाइज वी कैन सी नो फेवरेबल आउटकम्स, हमें ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि हम कोई और फेवरेबल आउटकम नहीं हो सकता, और वहां क्या बोल रहा है कि वी आर नॉट एबल टू, हम कर नहीं पाते ऐसा। देयर इज अ डिफरेंस, राइट। ओके, सो वी आर नॉट एबल टू सी, राइट, वी कैन नॉट सी, हम देख नहीं पाते, और हम देख ही मतलब नॉट एबल टू सी मतलब हम उसके लिए, हमारे में कैपेबिलिटी की कमी है, राइट। दोनों में टोन में फर्क है ना, राइट। तो और उसमें क्या दिया है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑप्शन आपका सी जो है, बिकॉज दिस हेल्प्स अस अचीव फेवरेबल आउटकम्स, ये कहीं भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे क्या दिया है, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ, फर्स्ट लाइंस पढ़ रहा हूं। We believe that we can change the things around us in accordance with our desires. We believe it because otherwise we can see no favorable outcome. क्यों नहीं हम इस चीज को हम क्यों देखना चाहते हैं अपने डिजायर के अनुसार, क्योंकि कोई और दूसरा तरीका नहीं है, कोई और दूसरा तरीका नहीं है जिससे हम फेवरेबल आउटकम देख पाए, राइट। अदरवाइज वी कैन सी नो फेवरेबल आउटकम, दिस इज द टोन एक्चुअली, गेटिंग माय पॉइंट। अदरवाइज मतलब कोई और दूसरा तरीका नहीं है, राइट, वी कैन सी नो फेवरेबल आउटकम।
राइट। इसका मतलब हमारा परसेप्शन है और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, ठीक है। वी डू नॉट थिंक ऑफ द आउटकम विच जनरली कम्स टू पास एंड इज ऑल्सो फेवरेबल। ऐसा कोई आउटकम जो अपने आप आ जाता है, फेवरेबल भी है, उसको हम बहुत फर्स्ट क्वेश्चन, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी आर स्टिल डिस्कसिंग, right? I'm explaining it because I understood I got to see your answers na, B or C you have given na, so I'm discussing B, right? Because we are not able to see favorable outcomes is a different thing, right? वहाँ question में try to understand the tone फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, देखना। we believe, underline the word believe, right? we believe it because otherwise we can see no favorable outcome। मतलब कोई हम ऐसा इसलिए मानते हैं बिकॉज हमारे पास कोई और तरीका नहीं है जहां फेवरेबल आउटकम हमें दिखे। अदरवाइज वी कैन सी नो फेवरेबल आउटकम, मींस देयर इज नो अदर वे वेयर वी कैन सी फेवरेबल आउटकम। और अगर आप बी देखोगे तो बी क्या बोल रहा है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी फेवरेबल आउटकम्स। नो, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज देयर इज नो अदर वे, ठीक है, इसलिए बी इज रॉन्ग, राइट। देन सी, बिकॉज दिस हेल्प्स अस अचीव फेवरेबल आउटकम्स, कहीं भी नहीं दिया है इसका, है ना। डी, बिकॉज देयर इज नो ऑल्टरनेट वे टू परसीव, अंडरलाइन दैट वर्ड, डी का परसीव जो वर्ड अंडरलाइन करो। सो बिकॉज देयर इज नो ऑल्टरनेट वे टू परसीव फेवरेबल आउटकम्स, मतलब और कोई दूसरा तरीका नहीं है जब हम फेवरेबल आउटकम्स को देख पाए, सोच पाए, परसीव, बिलीव। गेटिंग माय पॉइंट ना? दैट इज व्हाई देयर इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन द टोन ऑफ द ऑप्शन बी एंड द पैसेज। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इसलिए बी नहीं होगा आपका, सी भी नहीं होगा, बिकॉज सी इज नॉट मेंशन्ड, आंसर शुड बी डी। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आ रही है बात ना, क्यों है ऐसा, राइट? कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है, बी और डी में फर्क समझ में आया? बिकॉज बी ऑथोरिटेटिवली बोल रहा है कि हम देख ही नहीं सकते फेवरेबल आउटकम, और डी उसका कारण बता रहा है कि हम कोई और ऑल्टरनेट वे नहीं है। दिस द टोन ना, तो हम जाएंगे किस पे, जो टोन हो ऑथर का, उस पे, अपने टोन पे नहीं जाना है। ठीक है, देन Number 2, why according to the author the conditions that were once intolerable and that they have changed go unnoticed। ऐसे conditions जो intolerable हैं, right, and वैसे changes वो unnoticed चले गए। Why? B, if you go for B, because we do not want to see unfavorable outcomes, right? नहीं, ये नहीं, आप क्यों नहीं है, देखो तो ध्यान से पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नहीं समझ पाए हो, राइट। वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर द कंडीशंस दैट वर वंस इनटॉलरेबल एंड दैट दे हैव चेंज्ड गो अननोटिस्ड, मतलब वैसे कंडीशंस जो इनटॉलरेबल थे और वो चेंज भी हो गए, मतलब टॉलरेबल हो गए, अब वो अननोटिस्ड चले जाते हैं। व्हाट इज दैट? अगर आप बी पे जाते हो, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू सी अनफेवरेबल आउटकम्स, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। क्वेश्चन पूछ ही कुछ और रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ठीक है फेवरेबल अनफेवरेबल बात की बात है, बट व्हाई दे गो अननोटिस्ड, ये क्वेश्चन है। समझ में आ रही है बात? डू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज व्हाई इट गोज अननोटिस्ड, हम देख नहीं पाते उसको, क्यों? और आप आंसर कर रहे हो क्या, हम देखना नहीं चाहते फेवरेबल, बात फेवरेबल अनफेवरेबल की नहीं है, हम क्यों नहीं नोटिस कर पा रहे, ये इंपॉर्टेंट है। तो बी उससे लिमिटेड, उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। देन सी, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड थिंकिंग, कहीं डिस्कस नहीं किया गया है, राइट। एंड ये यहां पर देखो क्या दिया है, अगर आप सेकेंड लाइन पढ़ोगे, वी डू नॉट थिंक ऑफ द आउटकम्स विच जनरली कम्स टू पास एंड ऑल्सो फेवरेबल, वी डू नॉट सक्सीड इन चेंजिंग थिंग्स इन अकॉर्डिंग विद आवर डिजायर, बट ग्रेजुअली आवर डिजायर्स चेंज। ठीक है, तो डी में देखो, बिकॉज वी डू नॉट थिंक अबाउट द आउटकम्स दैट यूजुअली पासेस बाय द टाइम, राइट, दैट इज व्हाट इज गिवन, दैट जनरली कम्स टू पास। जनरली कम्स टू पास का मतलब देखो, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जनरली, यूजुअली, राइट, इन सब में क्या होता है, टाइम कंपोनेंट होता है। जनरली मतलब अक्सर, ज्यादातर, नॉर्मली, यूजुअली भी वही होता है। मतलब इसका क्या मतलब, एक टाइम कंपोनेंट इसमें ऑलरेडी है, इसका क्या बोलना चाह रहा है, मतलब कि यूजुअली जो चीजें टाइम के साथ निकल जाती हैं उस पर हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए आपका आंसर डी होना चाहिए। देन थर्ड, व्हाट कैन बी द बेस्ट सुटेड टाइटल फॉर द पैसेज? इट्स अ गुड क्वेश्चन, आप जरा इसका आंसर बताइए सही सही। डी, ऑल ऑफ यू? वाई सी? ए और डी में डाउट हो रहा है, ठीक है, डिस्कशन करते हैं। ए
क्यों नहीं होगा कोई बताओ, ये नहीं होगा, ठीक, क्यों नहीं होगा कोई बताओ, कोई और बताओ। मैन एंड आउटकम, ठीक है, ये क्यों नहीं होगा लिखो ब्रैकेट में वहां पे। इफ यू रिमेंबर फर्स्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू सुटेबल टाइटल, राइट, वो क्या क्वेश्चन होता है, वो थीम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, राइट। तो वहां पर हमें किसको अवॉइड करना चाहिए, एक तो जो नहीं मेंशन्ड है, दूसरा जो जनरल है नेचर में। ये जो मैन एंड आउटकम है ये एक जनरल है। मैन एंड आउटकम का क्या मतलब है, वहां पे मैन के बारे में कुछ बताएगा, आउटकम के बारे में कुछ बताएगा। अब कुछ बताएगा कि भाई अच्छा आउटकम है तो मैन खुश है, निगेटिव आउटकम है तो मैन दुखी है, ऐसी कोई बात है नहीं है। यहां वो बात ही नहीं हो रही है सिर्फ मैन और आउटकम की, यहां बात कुछ और हो रही है, इसलिए ए आपका एलिमिनेटेड है। आते हैं बी पे, फेवरेबल वर्सेस अनफेवरेबल आउटकम्स। क्या ये बात हो रही है कि फेवरेबल होता है तो हम कैसे बिहेव करते हैं, अनफेवरेबल होता है तो कैसे बिहेव करते हैं, या फिर कैसे आते हैं ये आउटकम्स, नहीं ना। अगेन बी इज एलिमिनेटेड। अब आते हैं सी और डी में, ठीक। डी, चेंजिंग डिजायर्स विद चेंजिंग आउटकम्स, राइट। इज इट द थीम, यस, श्योर, सोच के बताओ। टोन क्या है ऑथर का, अब ये बताओ, क्या वो ऐसा बताना चाह रहा है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, ध्यान से समझना। Is he giving you some information that our desire change with changing outcomes? Is he saying this anywhere? Nahi. He is not saying that our desire change with changing outcomes. He is saying that, ध्यान से देखना, ठीक है, आप थर्ड लाइन पढ़ो इसी पैसेज में, फर्स्ट इसी साइड में जो सबसे ऊपर लाइन दिया है, फर्स्ट लाइन। We do not succeed in changing things in accordance with our desires, but gradually our desires change. What does that mean? कि हम लोग डिजायर को सक्सेस में बदलने में सक्षम नहीं है, वी आर नॉट सक्सेसफुल, बट धीरे धीरे हमारा डिजायर ही बदल जाता है, राइट। डज इट मीन के चेंजिंग डिजायर विद चेंजिंग आउटकम, जैसे जैसे आउटकम चेंज होता है हम डिजायर बदलते हैं, नहीं ना। टोन देखो, एक क्या है कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं तो बदल जा रहा है, एक हो रहा है चेंजिंग आउटकम विद चेंजिंग डिजायर्स, मतलब डिजायर या चेंजिंग डिजायर विद चेंजिंग आउटकम, आउटकम जैसे जैसे चेंज होता है वैसे डिजायर चेंज हो जाता है। इसमें एक चीज सोचो, अगर फेवरेबल आउटकम आया तो डिजायर चेंज होगा, नहीं होगा ना। तो अब बताओ, चेंजिंग डिजायर विद चेंजिंग आउटकम होगा। अगर आउटकम अनफेवरेबल आ रहा है तो मजबूरी में, इट्स हैपनिंग, जनरली इट हैपेंस, gradually it happens that the favorables are your outcomes are unfavorable. That is why gradually हम लोग को, we do not have any any force on that, right? हमारे बस में नहीं हो तो हम we generally let it to pass, and धीरे धीरे क्या होता है कि भाई हमारा डिजायर ही चेंज हो जाता है कि भाई हटाओ, right? Doesn't mean that changing desire with changing outcome, जब और अगर फेवरेबल आ गया तो इस पर तो बात ही नहीं है। सेकेंड थिंग, ब्रैकेट में लिखो जनरल ऑप्शन। जनरल क्यों है ये ऑप्शन, बिकॉज ठीक है डिजायर की बात हुई है, आउटकम की भी बात हुई है, बट ये दिया हुआ है क्या कि जब जब हम डिजायर चेंज करते हैं तो हमारा आउटकम कैसे कैसे चेंज होता है। ये दिया है कि डिजायर बेचारा चेंज हो जाता है, गेटिंग इट ना, गेट समथिंग इज गेटिंग चेंज्ड ऑटोमेटिकली, हमारा क्या उसमें एफर्ट है ना। तो इसका मतलब ये जनरल ऑप्शन है, आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है, राइट। अगर आप सी देखो, आप देखो क्या दिया है, मैन्स इनएबिलिटी टू सी द रियल आउटकम। अगर आप ध्यान से देखोगे ऑथर का टोन जो है वो यही बताना ही चाह रहा है कि वी आर नॉट एबल टू सी द रियल आउटकम, वी आर नॉट एबल टू परसीव इट, राइट। दैट इज व्हाई सम ऑफ द आउटकम्स गो अननोटिस्ड, बोल रहा है ना बार बार, राइट। तो ये ध्यान रखना है, थीम वाले क्वेश्चन में बहुत फंसाने की कोशिश करते हैं, क्लोज ऑप्शंस देंगे आपको, इस तरह से टोन को पकड़ना है। अगर कभी फंसो, अभी जैसे देखो इस पैसे में मैंने बताया ना कि इसका टोन ऐसा है, आप ऐसे कैसे ले रहे हो, जनरल है, तो थीम वाइज क्वेश्चंस, टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस पे इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना है, क्लियर ना, राइट। सो द ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सी, नॉट डी, क्लियर, ठीक है। चलो एक और पैसेज कर लें, टाइट तो नहीं हुए, ठीक है। उधर देख रहे हो, वांट टू लीव, चलो एक और पैसेज अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज गो फॉर पैसेज नंबर 5। इस पैसेज में आपने ध्यान दिया होगा फैक्ट्स बहुत है, जानबूझ के हर तरह के प्रैक्टिस कराना पड़ेगा ना, राइट। तो जब फैक्ट्स ज्यादा हो तो मैंने बताया हुआ आपको पढ़ना कैसे है, राइट। फैक्ट्स पे ध्यान कम देना है, याद है ना क्या बताया था, आप हमेशा आपको you will be tended to get lost away, to get carried away,
लगेगा कि इसमें खो जाए, बट आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, मेन आपका फोकस सिर्फ कीवर्ड लिंकिंग बट पे ध्यान रखो, कितना भी फैक्ट्स दिया हो नहीं परेशान हो गए, है ना। कर लिया, चलो डिस्कस करें। पैसेज थोड़ा लेंदी था, फैक्चुअल था, थोड़ा सा व्हेन वी रीड दिस काइंड ऑफ पैसेजेस वी गेट लॉस्ट अवे, इसी पे ध्यान रखना था कि नहीं लॉस्ट अवे होना है। यू हैव टू कंसंट्रेट दिस टाइप ऑफ पैसेज, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आइडिया या बहुत ज़्यादा इन डेप्थ या इनहेरेंस वाला पैसेज ये, इन्फरेंस वाला पैसेज ये नहीं था, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अकॉर्डिंग टू द ऑथर सम साइंटिस्ट कंसिडर द टर्म कोरल रीफ अ मिसनोमर बिकॉज, मतलब कोरल रीफ जो टर्म है दैट टर्म इटसेल्फ इज मिसनोमर, मतलब बिना काम का, सही नहीं है। वाई, व्हाट इज द आंसर? ए, डी, डी, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, डी है सबका? नहीं, कुछ और है, बोलो। नहीं किया है, देखो ऑल ऑफ यू आर करेक्ट एक्चुअली, ठीक है। ए में देखो कि ब्यूटीफुल शेप्स एंड कलर्स ऑफ रीफ्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस एंड दैट, सो व्हाट, वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है ना। बोल रहा है कि भाई ये जो नाम है ये मिसनोमर क्यों है, तो ब्यूटीफुल शेप्स निकल रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है, उससे कोई लेना देना है ही नहीं, तो एलिमिनेटेड, नॉट द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। बी, कोरल पोर्शन ऑफ अ रीफ हैज लिटिल टू डू विद रीफ सर्वाइवल, हो या नहीं हो उससे कोई लेना देना, अगेन फिर से नहीं है ना कि कोरल पोर्शन जो है लिटिल टू डू विद रीफ सर्वाइवल, इससे कोई मतलब नहीं है। सी, नॉन रीफ बिल्डिंग्स कोरल्स आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, कोरल रीफ नाम क्यों मिसनोमर लग रहा है। अगर आप डी पढ़ेंगे, मेजॉरिटी ऑफ रीफ सब्सटेंस कंप्राइजेस जूजैंथल, ठीक है, फोरामिनिफेरा, एनालीड बॉम्ब्स एंड एजोटेड मोलस्क, व्हाइल अ स्मॉल पोर्शन कंप्राइजेस द सेलेक्टिनिया। इट मींस कि एक्चुअली क्या है कि कोरल रीफ जो बनता है वो हम लोगों ने नाम उसको रीफ दे दिया है कोरल रीफ, बट एक्चुअली सिर्फ कोरल रीफ है ही नहीं, वहां पे अदर ऑर्गेनिजम्स उससे भी ज्यादा हैं, ठीक है। जो सिम्बायोसिस की बात कर रहे हैं उसमें द अदर ऑर्गेनिज्म, रोल ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द रोल ऑफ कोरल रीफ इटसेल्फ, और वहां पे दिया भी है कि भाई कोरल रीफ नाम इसलिए पड़ गया बिकॉज दे आर वेरी अट्रैक्टिव, राइट, तो उनका अट्रैक्शन के कारण नाम वो पड़ गया, बट एक्चुअली रोल किसी और का ज्यादा है, दैट इज व्हाई दिस इज अ मिसनोमर, राइट। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2, according to the passage, Darwin's theory regarding coral reef transformation is not universally accepted today, right, accepted नहीं है। opponents of Darwin's theory would not agree with which of the following statements, किस स्टेटमेंट से वो सहमत नहीं होते, कौन, जो डार्विन्स थ्योरी के opponents हैं, right, what is the answer? coral reefs change from fringing to very reef and then to free floating atolls, नहीं, ये तो क्लियरली वहां दिया भी हुआ है ए, राइट। यहां देखो, यहां क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये नहीं है कि वेदर कोरल रीफ का इवोल्यूशन क्या है, क्वेश्चन इज इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अपोनेंट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी वुड नॉट अग्री, किससे वो अग्री नहीं करते, ठीक है। बी, अटॉल्स आर फार्दर फ्रॉम लैंड मासेस देन आर बैरियर रीफ्स, नहीं, ये तो कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। सी, फ्रिंजिंग रीफ्स inevitably developed into barrier reefs because volcanic islands gradually sank into the ocean, this is the correct answer, you know why, because पैसेज में फिर अगर आप ध्यान से देखोगे वहां बस ये दिया हुआ है, अगर आप तो थर्ड पैराग्राफ पढ़ोगे, थर्ड लाइन, though the theory postulated by Charles Darwin is considered at least partially correct, some scientists today argue that the creation of reef forms has more to do with the rise of sea level that accompanied the end of ice age, right. However, आगे देखो, recent, ये इसीलिए however ऐसे वर्ड्स कंजंक्शंस पढ़ना जरूरी होता है। However, recent drillings at Inuvik Atoll have uncovered a large underlay of volcanic rock, मतलब क्या बोल रहा है, राइट, वहां पे वो क्या बोल रहे हैं कि भाई सबमर्ज हो गया होगा, सी लेवल राइज हुआ गया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो परमानेंटली वहीं है पड़े हुए, राइट। सो दैट इज व्हाट इज अपोजिंग टोन, इसलिए आपका सी नहीं होकर के यहां पे सॉरी बी नहीं होकर सी हो जाएगा, राइट। देन नंबर 3 देखेंगे, व्हिच द फॉलोइंग इज प्रोबब्ली एन अजम्पशन ऑफ साइंटिस्ट स्टडीइंग कोरल रीफ्स। अब देखो यहां पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछा, अजम्पशन। अजम्पशन क्या होता है, जैसे ऑथर कोई कुछ भी लिख रहा है,
राइट आप ऐसे लिख रहे हो कुछ, राइट तो ऐसे लिखने के लिए आपके पास कुछ आइडिया भी होंगे, है ना, और आइडिया होने के लिए आपके अंदर कुछ मान्यताएं तो होनी चाहिए. यू वुड हैव सम अजम्पशंस, यू वुड थिंक लाइक दैट. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने बोला सपोज इफ आई से यू विल क्रैक द एग्जाम, ठीक, तो मेरा अजम्पशन क्या हो सकता है? पहला अजम्पशन कि भाई एग्जाम दे रहा होगा. सही होगा गलत होगा? अजम्पशन दे रहा होगा तभी तो क्रैक करेगा ना. अजम्पशन, मेरा ये अजम्पशन है. तो ये अजम्पशन का मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज नॉट गिवन क्लियरली देयर. पूर्वाग्रह प्रेजुडिस होता है, पूर्वाग्रह प्रेजुडिस होता है निगेटिव सेंस में, पूर्व धारण, ठीक है. तो अजम्पशन का मतलब है कि यू हैव अराइव्ड टू सम लॉजिक, ठीक है. उस लॉजिक पे आने के पहले भी तो आपका कोई लॉजिक रहा होगा ना, कुछ मान्यताएं रही होंगी. अजम्पशन मींस मान्यताएं, ठीक है ना. जैसे मैंने बोला ना यू विल क्रैक द एग्जाम, मैंने बोल दिया तो मेरी कुछ तो मान्यता होगी ना इसको लेकर के. सबसे पहली मान्यता अगर मैं बोलूं कि अगर आपको निकालना हो मेरा अजम्पशन क्या था, तो मेरा अजम्पशन ये तो होगा ही ना कि भाई एग्जाम तो देगा, तभी तो मैं बोलूंगा आई विल क्रैक द एग्जाम. एग्जाम देगा ही नहीं, इसको कोई मतलब ही नहीं है, बाहर कुछ भी करना है इसको, ठीक है. तो क्या मतलब है उससे, समझ रहे हो ना. सो ऑथर की थिंकिंग होती है, आइडिया, राइट. तो अजम्पशन क्या है यहां पे? प्रोबेबली एन अजम्पशन. व्हाट आर योर आंसर्स? नहीं किया ये. ए क्या है? थियरीज ऑफ रीफ इवोल्यूशन थ्रू ग्लेशियल मेल्टिंग एंड थ्रू वोल्केनिक सबसिडेंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ऑथर का तो असम्पशन है ही नहीं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जो अलग अलग थ्योरीज हैं उन दोनों एक दूसरे से रिलेशन है ही नहीं, ठीक है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, परस्पर विरोधी एक्चुअली, राइट. सो दे आर, इट्स नॉट दैट द केस ना, बिकॉज ऐसा कुछ इसने बोला ही नहीं है, राइट. साइंटिस्ट का जो अजम्पशन है, साइंटिस्ट तो अपने अपने अजम्पशन दे रहे हैं, बट वो ये कभी नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो थ्योरी है एवोल्यूशन का वो मेरे से बिल्कुल अलग है, राइट. देखते हैं. देन ज़ूज़ैंथल आर ऑलवेज फॉल इन कोरल रीफ्स. अजम्पशन ये हो सकता है क्या कि अब हम जाएंगे तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, ये सोच के गए थे वो कि गए तब मिला, इसलिए सी नहीं होगा आपका, ठीक. देन डी, इंटेंस कैल्सिफिकेशन सिंगल हैंडेडली protects reefs from destruction by wave and other natural causes. Single-handedly protects. Underline that word, single-handedly. मतलब क्या है कि और कुछ नहीं प्रोटेक्ट करता है इसको, सिर्फ इसका कैल्सिफिकेशन ही प्रोटेक्ट करता है. दैट इज रॉन्ग. देयर आर अदर थिंग्स. दिस इज अ मेजर थिंग बट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल. इसलिए ये गलत है. तो आंसर क्या होना चाहिए? अब सी. 3 मेन टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स डिड नॉट डेवलप इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर. यही तो पैसेज में बात कर रहा है ना कि जो अलग अलग टाइप के कोरल रीफ्स हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंटली डेवलप हो गए, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन रहा है, राइट. हाँ, अजम्पशन है ना, जो भी अलग अलग मेन टाइप्स के हैं, राइट. क्योंकि देखो यहां इसलिए मैंने दिया यहां पे अजम्पशन इज समथिंग विच इज नॉट गिवन इन द पैसेज. वो पैसेज में दिया नहीं होगा, तो आपको ये समझना है कि इसका मेन चीज क्या है, मेन अजम्पशन क्या है इसका यहां पर, ठीक है. तो इंटरडिपेंडेंस, ये तो अजम्पशन था ही ना, इसलिए ये सही है. गेटिंग माय पॉइंट. देन क्वेश्चन नंबर 4. पैसेज मेंशन द रीसेंट डीलिंग्स एट द इनएविटक अटॉल. सो दिस रेफरेंस सर्व्स टू, ये तो बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है ना, किससे? सी, राइट. बिकॉज उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में अगर आप देखोगे, है ना, यहां पे दिया है ना कि साइंटिस्ट अपोज कर रहे थे डार्विन्स के व्यू को. हाउएवर, अंडरलाइन हाउएवर, है ना, जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसका सेकंड लास्ट लाइन. However, recent dealings at this stall have uncovered a large underlayer volcanic rock, which suggests that Darwin's explanation may have been more valid. है ना, तो इसका मतलब क्या है? डार्विन वाला वैलिड था, वही इसका मतलब है. So C is the correct answer. Then number 5, according to the author, the theory proposed by Charles Darwin. चार्ल्स डार्विन का थ्योरी क्या था? लेस पर्सुएसिव तो है ही नहीं, वो तो उसने बोल दिया है कि हाँ यही है मोस्ट कन्विंसिंग, राइट. पार्शियली करेक्ट तो है ही है, ये बोला है. तो लेस पर्सुएसिव मतलब लेस कन्विंसिंग, ऐसा तो है नहीं. देन बी, शोज दैट ईच टाइप ऑफ कोरल रीफ डेवलप्ड बाय सेपरेट डिस्टिंक्ट. ना, ये तो इंडिपेंडेंस दिखाया ही नहीं, इंटरडिपेंडेंस दिखाया. सो बी इज रॉन्ग. सो सी, फोकस ऑन द आइडिया ऑफ सबमर्जिंग, बिल्कुल है. राइज ऑफ सी लेवल एंड ऑल, ठीक है. Then the last question, how would the finding of marine biologists
that the calcareous exoskeletons produced by coral polyps stimulate the zooxanthal to deposit calcium carbonate via chemical stimulus would be relevant to the study of reefs. इतना लंबा इसको समझने की जरूरत नहीं है. क्या समझने की जरूरत है? सीधा सीधा फाइंडिंग क्या है एंड हाउ इट वुड बी रिलेवेंट टू स्टडी ऑफ रीफ्स. ठीक है ना. और फाइंडिंग क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की डिपॉजिट को लेकर के. रिलेवेंट कैसे है? रीफ्स को लेकर के. दैट इज द क्वेश्चन. आप लंबे क्वेश्चन में खोने की जरूरत नहीं है. राइट. कीवर्ड्स हमेशा देखो. तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? चलो देखते हैं. डी. इट वुड आइडेंटिफाई द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द रीफ्स प्रोटेक्टिव लेयर. राइट. केमिकल कंपोनेंट्स अगर सिर्फ इससे मिल जाए तो इससे हो जाएगा. ये भी सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है. केमिकल कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई तो हो ही रहा है, पर लेट अस चेक अदर आल्सो. सी इट वुड एक्सप्लेन द इंटेंस कलर्स एंड फॉर्मेशन. ठीक है भाई, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक लग रहा है. C, it would clarify the symbiotic relation. A, it would explain how reefs maintain a high level of oxygen saturation. Right? देखो अब इसमें अगर आप देखोगे ना, C और D आपका स्टेटमेंट सही है. राइट. A नहीं है, it would explain नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बता रहा है. राइट. C, D दोनों ठीक है, बट अगर आप B देखोगे, it would clarify the symbiotic relation between Sclerotinia and zooxanthal. राइट. मेन तो वही कर रहा है ना वो. अगर बेसिकली आपको जो है हाउ वुड इट बी, देखो दोनों ऊपर में क्या दिया आपको, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझो. क्वेश्चन क्या अंडरलाइन करना, कैल्सियस एक्सोस्केलेटन्स प्रोड्यूस्ड बाय कोरल पॉलिप्स स्टिमुलेट द zooxanthal. मतलब जो वहां पे हम लोग कैल्शियम जो वहां से निकलता है वो zooxanthal को कैसे स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब दोनों का रिलेशन एक्चुअली. राइट. तो इसको वही एक्सप्लेन करेगा ना जो दोनों के रिलेशन के बारे में बात तो करे. राइट. और इन दोनों में बात कौन सा कर रहा है? सिम्बायोटिक रिलेशन. गेटिंग इट ना. तो क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्वेश्चन में खोना नहीं है आपको. हाउ वुड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड ये समझना है आपको कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछा है. बी सही है, इसलिए ए तो मैंने बता दिया आपको गलत है. सी डी नॉट रॉन्ग, स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. कारण क्या है? उसका कारण यही है कि स्पेसिफिकली ये सीधा सीधा इसमें लिख रहा है कि कैल्शियस एक्सोस्केलेटन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, राइट, और ये कैसे स्टडी के लिए रिलेवेंट होगा. ठीक है. तो दोनों के रिलेशन के बारे में ही बता रहा है ना. इसीलिए दैट इज व्हाई वी विल गो फॉर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन स्लेरेक्टिनिया एंड zooxanthal. ठीक है. तो सी डी डिस्पाइट बीइंग करेक्ट वी विल नॉट गो फॉर सी और डी, वी विल बी गोइंग फॉर बी. व्हाई? बिकॉज इट इज द मोर सुटेड वन. ठीक है ना. फाइन. ठीक है. चलो एक पैसेज बचा है इसमें, दैट यू हैव टू डू. ठीक है. एंड एज आई टोल्ड यू, जो भी पैसेज रह जाएगा क्लास में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, आपको घर पे करना है. वी विल डिस्कस इन द डाउट सेशन. ठीक है ना. नेक्स्ट क्लास अगेन वी विल सी सम मोर इनपुट्स ऑफ आरसी. वी विल सी लाइक व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आरसी. इन्फ्रेंशियल एस्पेक्ट क्या होता है, क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या होता है. एंड अगेन एज यूजुअल वी विल हैव शीट प्रैक्टिस. देन वी विल गो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल. ठीक है. आफ्टर दैट तब हम लोग एलआर में जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग पहले बता दिया आपको. ठीक है. एंड जो आप हिंदी मीडियम वाले हैं, इफ यू वांट टू सिट यू कैन सिट हियर आल्सो, बट आई विल गिव यू सेपरेट शीट्स आल्सो. ठीक है ना. जो ये शीट जो भी हैं सेपरेट शीट भी आपको मैंने बोला था नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो. ठीक है. हाँ नहीं अभी मतलब अभी इन द सेंस की जो क्लासेस चल रही है उसमें. ठीक है ना. क्लियर. राइट. कि इसमें जैसे इंग्लिश वाले भी हैं तो आप बैठ रहे हो तो बैठो, इट्स फाइन, इट्स ओके, बैठ सकते हैं, बट आपके लिए शीट अलग दूंगा मैं. ठीक है. ओके. चलो फिर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.